गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 5 इज थ्योरी ऑफ सप्लाई। सो स्टूडेंट्स, टिल टुडे हम पढ़ चुके हैं अबाउट सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। Then we studied about supply schedule. We studied that supply schedule are of two types: individual supply schedule and market supply schedule. Then we studied about supply curve. Supply curve are also of two types: individual supply curve and market supply curve. Then we studied about supply function. Supply function shows functional relationship between supply of a commodity and various factors that affect its supply. तो हमने सारे फैक्टर्स की डिटेल स्टडी की थी। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा हमने। लॉ ऑफ सप्लाई शोज दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। इफ प्राइस इंक्रीजेस, सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस, एंड इफ प्राइस डिक्रीजेस, सप्लाई ऑल्सो डिक्रीजेस। बट ये जो लॉ ऑफ सप्लाई है ये सभी चीजों पर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टॉपिक एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन पर लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम डिटेल स्टडी ऑफ द टॉपिक एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। Exceptions of the law of supply. There are certain cases when the law of supply does not operate. In exceptions, the supply curve is negatively sloped where quantity supplied is inversely related with the price. तो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले टॉपिक में हमने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा था। लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी सप्लाइड। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं या कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट नहीं होता है। ऐसी सब चीज़ों में लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट नहीं होता है। इट मीन्स कि प्राइस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी सप्लाइड। तो पढ़ते हैं हम इसका डिटेल कि कहाँ कहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट नहीं होता है। फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें इज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई स्ट्रिक्टली टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, the supply of which is governed by natural factors. Example देखते हैं इसका। When due to natural calamity the production of wheat is less than its supply will not increase if the price increases. पहला इसका जो एक्सेप्शन या इसकी छूट जो आती है वो होती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में। लॉ ऑफ सप्लाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में एप्लीकेबल नहीं होता है क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कोई प्रोड्यूसर ना करते हुए नेचुरल फैक्टर यानी कि प्राकृतिक कारणों पर निर्भर करता है। जैसे एग्जांपल दिया है इसने कि अगर मान लीजिए वीट का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, गेहूं का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, और गेहूं के प्रोडक्शन करने में मान लीजिए कुछ नेचुरल प्रॉब्लम आ गई या प्रकृति में कुछ प्रॉब्लम आ गई, मान लीजिए बारिश हो गई या फसल खराब हो गई, फसल में कीड़े लग गए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तब गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, चाहे उसके प्राइस बढ़ भी जाएंगे तो भी। यानी गेहूं के प्राइस बढ़ने से उसकी सप्लाई के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं होगा अगर कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाती है तो पहला पॉइंट आता है इसमें कि एक्सेप्शन क्या है। तो एक्सेप्शन है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में। सेकेंड आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। इफ द प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट हायर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन फ्यूचर देन ही वुड सेल लेसर अमाउंट ऑफ गुड्स इवन एट हायर प्राइस इन प्रेजेंट। अगर मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर को लगेगा कि मेरे प्रोडक्ट के प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं तो वो अभी प्राइस कम पर ज़्यादा प्राइस पर भी नहीं बेचेगा, यानी जब प्राइस बढ़ेंगे फ्यूचर में तब वो सेलिंग बढ़ाएगा। अभी प्राइस से उसके सेलिंग पर या उसकी सप्लाई पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। थर्ड आता है पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि जल्दी खराब हो जाते हैं। द सेलर मे बी विलिंग टू सेल मोर यूनिट्स ऑफ पेरिशेबल गुड ऑल्दो देयर प्राइस मे नॉट बी इंक्रीज। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। ऐसे सामान जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, पता है किसी प्रोड्यूसर को कि ये थोड़े दिनों में ख़राब हो जाएंगे, पेरिशेबल हो जाएंगे, तो वो उनको अभी भी
यानी कम प्राइस पर भी सेल करने को तैयार होगा। वो ऐसा नहीं सोचेगा कि प्राइस बढ़ेंगे तभी मैं इनको बेचूंगा। यानी ऐसे सामान जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं उनको प्रोड्यूसर सेल करने के लिए रेडी रहते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें सेल ऑफ ओल्ड स्टॉक। व्हेन अ फर्म वांट टू सेल इट्स ओल्ड स्टॉक देन इट सेल्स मोर गुड्स एट रिड्यूस्ड प्राइस बिकॉज द मोटिव बिहाइंड सच अ सेल इज टू क्लियर द ओल्ड स्टॉक। अगर कोई प्रोड्यूसर है वो अपना पुराना स्टॉक बेचना चाहता है तब वो प्राइस बढ़ने का इंतज़ार नहीं करेगा, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव, उसका मोटिव या उसका जो उद्देश्य है वो है पुराने स्टॉक को क्लियर करना। तो वो कम प्राइस पर भी उनको बेचने को तैयार रहता है। फिफ्थ पॉइंट आता है स्टेटस सिंबल गुड प्रोडक्ट। सप्लाई ऑफ गुड्स रिलेटेड टू स्टेटस और प्रेस्टीज विल रिमेन लिमिटेड इवन इफ देयर प्राइसेस राइसेस। चाहे उनके प्राइस बढ़े या कम हो जाए, जो स्टेटस वाले सिंबल वाले प्रोडक्ट होते हैं वो लोग खरीदते हैं और बेचते भी प्रोड्यूसर हैं उनको। सिक्स्थ पॉइंट आता है आर्टिस्टिक गुड्स। द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट ऑपरेट इन केस ऑफ हाई क्वालिटी आर्टिस्टिक गुड लाइक पेंटिंग एंड क्राफ्ट विथ वर्क एट्सेट्रा। पेंटिंग या क्राफ्ट वर्क जो होते हैं, जो आर्टिस्टिक सामान होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ आर्ट दिखा हुआ होता है, उनमें भी लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट नहीं करता है। सेवंथ पॉइंट आता है लेबर सप्लाई अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। द लॉ ऑफ डज नॉट अप्लाई टू लेबर सप्लाई एज लेबर सप्लाई कर्व इज बैकवर्ड बेंडिंग एट हाई लेवल ऑफ वेजेस। लेबर प्रेफर कंफर्ट rather than वर्किंग मोर, hence लेबर सप्लाई डिक्रीजेस। ऐसे कंट्रीज जहाँ जो कि अंडर डेवलप है यानी अभी डेवलप नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे लेबर सप्लाई यानी जो काम करती है लेबर, वहाँ पर भी लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट नहीं होता है। वहाँ पे लेबर जो है वो पैसे पे ज़्यादा ध्यान देती है बजाय कंफर्ट के। और लास्ट पॉइंट आता है इसका ऑक्शन। ऑक्शन यानी नीलामी होना। नीलामी जब होती है किसी चीज़ की, ऑक्शन जब होता है, तब भी लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट नहीं होता है। तो कहाँ कहाँ पर ऑपरेट नहीं होता है पढ़े हमने। फर्स्ट इज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, सेकंड इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, थर्ड इज पेरिशेबल गुड्स, fourth point is sale of all stock, fifth point is status symbol product, sixth point artistic goods, seventh point labor supply and in underdeveloped countries and eighth point is auction। तो इन 8 जगहों पर लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट नहीं होता है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स।